अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए क्या हाल है स्टूडेंट। हमने एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स की नई बुक को स्टार्ट किया था, तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के ऊपर बात कर रहे थे। पीछे हमने स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल से बात की थी कि स्केलर प्रोडक्ट है क्या, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं और कौन कौन से एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल उस प्रोडक्ट में से आ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, या जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट को। तो स्टूडेंट, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर का, जब भी दो वेक्टर को हम प्रोडक्ट करें तो उनके रिजल्ट में हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। नाम से ही पता चल रहा है वेक्टर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसमें जब भी हम दो वेक्टर को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे उनकी, तो रिजल्ट में अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए तो उस प्रोडक्ट को हम क्या का नाम दे देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, इस बात को हम लिख लेते हैं स्टूडेंट। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी वो भी एक वेक्टर हो। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें जब भी हम प्रोडक्ट करें दो वेक्टर को, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी हो वो भी हमें वेक्टर ही मिले, तो उस प्रोडक्ट को हम किस चीज का नाम देते हैं, उसको हम कह देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा वेक्टर, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन किया, उनके मल्टीप्लिकेशन करने से रिजल्ट भी हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल गई, तो उस प्रोडक्ट को हमने किस चीज का नाम दे दिया, क्रॉस प्रोडक्ट। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं और देखते हैं कि कैसे दो वेक्टर को प्रोडक्ट करने से रिजल्ट भी हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है। तो इधर हम लाइन लगा लेते हैं स्टूडेंट। हम अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। तो हमने अभी कहा कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें दो वेक्टर, सपोज करो पहला वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। दो वेक्टर, पहला ए वेक्टर दूसरा बी वेक्टर, इनको हमने प्रोडक्ट किया। और कौन सा प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसा वेक्टर जिसमें हमने दो वेक्टर को प्रोडक्ट किया, कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। और इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट होने से जो रिजल्टेंट में हमें क्वांटिटी मिली वो भी क्या होगी, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जो कि सी एक नई क्वांटिटी हमें मिलेगी और वो भी क्या होगी, वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसमें दो वेक्टर जिनको हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, उनको क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो रिजल्ट में हमें क्वांटिटी मिली वो भी जब वेक्टर है, तो उस प्रोडक्ट को हम नाम दे देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। ये तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म था। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लिखें कि जो सी नया वेक्टर हमें मिला है, इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड को लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए बी साइन एंगल। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो हम साथ में क्या लिखेंगे, साइन एंगल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, जारी बात है, हम कोस एंगल भी तो लिख सकते थे, टैन भी लिख सकते थे, साइन ही क्यों लिखा, ये जब हम इसकी देखेंगे कि इस क्रॉस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, उस वक्त आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करें तो हम साइन क्यों यूज़ करते हैं। अब इसकी ये जो मैग्नीट्यूड है नए वेक्टर की, वो हम लिखेंगे ए की मैग्नीट्यूड, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब हम इसको मैग्नीट्यूड में लिखते हैं तो ये भी मैग्नीट्यूड,
ये भी मैग्नीट्यूड और बी की भी मैग्नीट्यूड, और साथ में साइन एंगल जो इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल होगा वो यहाँ पे हमने पुट कर देना है। और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा कि अगर एंगल 90 होगा तो उस वक्त क्या होगा, हमारे पास ये जो सी है, ये जो नया वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी, वो किसके इक्वल होगी, ए और बी के प्रोडक्ट के। सिंपली ए और बी का प्रोडक्ट कर दें तो रिजल्ट में हमें नया वेक्टर जो कि दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट से आया उसकी मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। ये तो थी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और जिसके पास स्टूडेंट डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर क्वांटिटी कहते ही उसको जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है साथ में डायरेक्शन भी है। अब मैग्नीट्यूड की तो बात हमने कर ली कि ये जो नया वेक्टर सी मिला उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ए बी साइन एंगल। अगर हम डायरेक्शन की बात करें स्टूडेंट, नजर आ रहा, अगर स्टूडेंट हम डायरेक्शन की बात करें तो स्टूडेंट याद रखना, एक छोटी सी बात आप ज़हन में बिठा लें कि क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो कि तीनों एक्सिस में फैला होता है। तीनों एक्सिस में इसकी क्वांटिटी मौजूद होती हैं। कैसे, अगर ए और बी एक्स और वाई एक्सिस में है तो हमेशा जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इस दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। क्या स्टूडेंट, बात को दोबारा समझो, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो कि तीनों एक्सिस में फैला होता है। इसकी क्वांटिटी तीनों एक्सिस में होती हैं, एक्स वाई और जी। स्पेस है ना हमारे पास, ये स्टूडेंट पहले निकलाता है जो कि 2D होता है। ये एक्स है ऐसे, ये वाई है हमारे पास, और ये कौन सी हो जाएगी, एक्स एक्सिस। और प्लेन हमेशा 2D होता है, लेकिन ये जो हमारे पास इर्द गिर्द स्पेस है ये 3D होती है। इसकी 3 डायरेक्शन होती है, एक्स वाई और जी। और क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि तीनों एक्सिस में फैला होता है। क्या मतलब कि अगर दो वेक्टर ए और बी एक्स और वाई में होंगे तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा जो कि सी वेक्टर होगा वो हमेशा जी एक्सिस में होगा, उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा जी एक्सिस में होगी। तो क्या पता चला, और इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास सर्कुलर मोशन हो रही होगी उस डायरेक्शन में अगर हम अपनी फिंगर को कर्ल करें कि ये जो थंब है ये हमें बताएगा उस नए वेक्टर की डायरेक्शन को। तो अगर हमने मालूम करना तो हम क्या करेंगे, सी वेक्टर को हमने ऐसे लिखा था, अगर हमने इस नए वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करना है तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड रूल। इसमें होगा ये कि हम अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे मोशन की डायरेक्शन में, तो ये जो थंब होगा ये हमें नए वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। अगर ए और बी एक्स और वाई में है तो सी हमेशा जी एक्सिस में होगा। कैसे, जब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं तो ये सारा आपको समझ आ जाएगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन से एक नया वेक्टर आता है, कैसे हम उसकी ये मैग्नीट्यूड लिखते हैं और कैसे उसकी डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। अभी हम बात करते हैं एग्जांपल की। तो स्टूडेंट सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट की वो एग्जांपल है टॉर्क की। जब भी हमारे पास टॉर्क जनरेट होगा तो वो दो क्वांटिटी के क्रॉस प्रोडक्ट से ही हमेशा आएगा। अब हम उसको देखते हैं कि टॉर्क है क्या। तो स्टूडेंट पहले आप समझ लें कि टॉर्क है क्या। सिंपली जब भी अगर हम लीनियर मोशन की बात करें तो क्या कहते हैं, तो अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट में लीनियर मोशन लानी है और लीनियर एक्सेलरेशन लाना है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। यही हमने बात की ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट में हमने एक्सेलरेशन लाना है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या लगाएंगे, फोर्स। बिल्कुल इसी तरह अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन में अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन को लाना है तो उस वक्त जो क्वांटिटी उसके ऊपर हम लगाएंगे उस क्वांटिटी का नाम क्या है, टॉर्क होगा। टॉर्क को स्टूडेंट हम ऐसे लिखते हैं कि टॉर्क प्रोडक्ट है दो वेक्टर का। कौन कौन से दो वेक्टर, एक हमारे पास आर होगा, दूसरा हमारे पास फोर्स होगी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट है और इनके क्रॉस प्रोडक्ट से एक नई क्वांटिटी हमें मिलती है जिस क्वांटिटी का नाम क्या है,
टॉर्क है, जो कि दो वेक्टर आर और एफ के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें मिला। अब ये आर क्या है और एफ क्या है, और समझते हैं कि कैसे इनकी मैग्नीट्यूड 90 एंगल के ऊपर मैक्सिमम होगी, और फिर हम समझते हैं कि क्यों हमें इस क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो पहले हम इस जो मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है टॉर्क की, इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट सपोज करो जिस एक्सिस के इर्द गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करे, उस एक्सिस से लेकर जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगानी है, उन दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, मोमेंट आर्म, जो कि ये आर होगा। या स्टूडेंट अगर सपोज करो ये दरवाज़ा है, हम दरवाजे ले लेते हैं, जब हम दरवाजे को खोलते हैं तो उसके ऊपर हम टॉर्क लगा रहे होते हैं। क्या लगा रहे होते हैं, टॉर्क, और इसी वजह से वो दरवाज़ा क्या करता है, घूमता है, सर्कुलर मोशन करता है। सपोज करो ये स्टूडेंट हमारे पास डोर है ऐसे, और ये इस एक्सिस के इर्द गिर्द ऐसे रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के इर्द गिर्द इसने रोटेट करना है। तो इस एक्सिस से लेकर हम फोर्स कहाँ पे लगाते हैं, इधर, इधर उसका वो बना होता है हैंडल, वहाँ से पकड़ के हम फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ से हमने फोर्स लगाई, ऐसे खुल गया। तो क्या मतलब, इस एक्सिस से लेकर जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगानी है वहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, मोमेंट आर्म। तो स्टूडेंट क्या हमें पता चला कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के इर्द गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, वहाँ से लेकर जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाई वहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाएगा, मोमेंट आर्म, जिसको हमने आर का नाम दिया। और फोर्स क्या होगी, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट तक हमने फोर्स लगानी है। और फोर्स क्या होगी, सिंपली हमने फोर्स लगा देनी है। अब देखते हैं कि टॉर्क हमारे पास कब जनरेट होगा। तो स्टूडेंट आप ध्यान से समझें कि ये अगर डोर है, तो जब भी हम इस आर के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसी वक्त ये डोर ओपन होगा। सपोज करो हमने इसके पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, ये आर है ना, तो हमने ऐसे फोर्स लगा दी, तो ऐसे कभी भी फोर्स लगाने से कभी भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा, कभी भी रोटेशन नहीं होगी। रोटेशन उस वक्त होगी जब आर और एफ के दरमियान कितना एंगल होगा, स्टूडेंट 90 का एंगल होगा। मैक्सिमम रोटेशन उस वक्त होगी जब आर और एफ के दरमियान 90 का एंगल होगा, और टॉर्क मैक्सिमम जनरेट होगा, जिसकी वजह से दरवाज़ा हमारे पास खुल जाएगा और मैक्सिमम रोटेशन होगी। इसीलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, आर एफ साइन एंगल। जब भी हम एंगल 90 लेंगे तो उस वक्त टॉर्क मैक्सिमम होगा। ये आर है, ये एफ है, हमने दोनों के दरमियान 90 का एंगल लिया, मैक्सिमम रोटेशन हुई और ये हमें टॉर्क मिल गया। अब इस जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी, ये इस रोटेशन, सपोज करो ऐसे रोटेशन हो रही ना, ऐसे ऐसे, तो हम इस रोटेशन की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे तो ये जो थंब है ये हमें उस टॉर्क की डायरेक्शन को बताएगा, जो कि इस केस में क्या बन रही है, नेगेटिव जेड एक्सिस। अगर ये एक्स है स्टूडेंट, आर एक्स में है, और ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं ये किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जी में। सपोज करो ये जो स्पेस का कोऑर्डिनेट है ये हमने जी ले लिया, ये एक्स है, ये हमने जी ले लिया, और जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस में। अगर आर जो है वो एक्स एक्सिस में है, फोर्स किस में है, जी एक्सिस में, ये आर है ऐसे, ये वाला एक्स एक्सिस में, फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं इसके ऊपर ऐसे, वो जी एक्सिस में। तो ये जो टॉर्क बना ये कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस में। ये जो हमने फिंगर को कर्ल किया तो थंब हमें बताएगा इस टॉर्क की डायरेक्शन को, जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस मान रहा है। तो यहाँ से क्या पता चला कि क्रॉस प्रोडक्ट तीनों एक्सिस में फैला होता है, एक्स वाई और जी। ये जो हमारे पास तीनों एक्सिस में फैला होता है, और जो नई क्वांटिटी बनती है दोनों के प्रोडक्ट से वो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी नई क्वांटिटी, जो कि टॉर्क कहलाती है। और इसलिए हम इसको आर एफ साइन एंगल लिखते हैं, क्योंकि एंगल जब 90 होगा उसी वक्त रोटेशन हमारे पास मैक्सिमम होगी। ये तो थी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की इनिशियल बातें। अब हम ये देखते हैं कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़े हैं, क्या वजह थी कि हमें इस टॉपिक को पढ़ना पड़ा। हम देखते हैं कि हम क्यों पढ़े हैं इसको। स्टूडेंट आपको फील आ जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट की असल फिजिकल मीनिंग क्या है।
अब देखते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो स्टूडेंट मैं एक लाइन बोलूँगा, आपने वो ध्यान से समझनी है कि याद रखना, जब भी हमने एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना हो तो उस वक्त जिस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या स्टूडेंट मैं दोबारा बोल देता हूँ, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हम एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं तो उस वक्त जिस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लिख लेते हैं, जब हम देखते हैं जब हम एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं तो उस वक्त जिस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है उस प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसको समझते हैं हम। ये स्टूडेंट हमने बात तो कह दी, नजर आ रहा है ना, ये हमने बात तो कह दी कि जब हम एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं तो उस वक्त हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। लेकिन कैसे हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं अभी हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट हम इसको इधर समझ लेते हैं। इधर स्टूडेंट सपोज करो हम टॉर्क की एग्जांपल मैंने इसलिए बताई थी, आपको समझाई थी ताकि आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से समझ आ जाए कि जब हम दो वेक्टर जिनको हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो क्या रिजल्ट मिला हमें? नई क्वांटिटी। और वो जो नई क्वांटिटी होगी इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी और नई क्वांटिटी उसी वक्त आएगी जब ये आर और एफ आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। अगर पैरेलल होंगे तो कभी भी टॉर्क जनरेट नहीं होगा, इसलिए तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम टॉर्क की एग्जांपल को देखते हैं। सपोज करो स्टूडेंट ये आर है, ये जो मोमेंट आर्म हमने लिया है, और सपोज करो अगर फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे तो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट हो जाएगा जो कि मैक्सिमम टॉर्क होगा। लेकिन सपोज करो फोर्स किसी न किसी एंगल के ऊपर लग रही है, इसके ऊपर ऐसे 90 के ऊपर नहीं लग रही, ऐसे किसी न किसी एंगल के ऊपर लग रही है, ऐसे ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी ना आर के। सपोज करो ऐसे फोर्स लग रही है जो कि इस आर के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है जो कि 90 से छोटा है। ये फोर्स है। अब हमने पता कि जब भी किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल होता है तो उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक उसका एक्स एक्सिस में, दूसरा उसका वाई एक्सिस में। इसीलिए इस फोर्स के दो हिस्से हो जाएंगे, ये कोस एंगल और ये एफ साइन एंगल। जब भी कोई ना कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक एक्स में दूसरा वाई में। इस तरह इस फोर्स के दो हिस्से हो गए, एक एफ कोस एंगल जो कि एक्स एक्सिस में होगा और एक एफ साइन एंगल जो कि वाई एक्सिस में होगा। अब स्टूडेंट अगर हमने टॉर्क को लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टॉर्क कैसे आएगा, ये हमने आर की मैग्नीट्यूड पकड़ी और क्या किया हमने इस फोर्स के, यही है ना फार्मूला टॉर्क का, आर एफ साइन एंगल। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये आर है और ये फोर्स का क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो कि इस आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ से ये पता चला कि एफ के जो दो हिस्से हुए थे, एक एफ कोस एंगल था, दूसरा एफ साइन एंगल था। हम एफ कोस एंगल इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये वाला कंपोनेंट इस आर के पैरेलल डायरेक्शन में है। हमने क्रॉस प्रोडक्ट को लेना है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट में ये पढ़ना है कि हमने एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना है। अब पहला वेक्टर कौन सा है, आर। अब हमने इस आर के ऊपर जो फोर्स का इफेक्ट देखना है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना है।
इसलिए हम इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट नहीं लेते, इस फोर्स का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेते हैं जो कि इस आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इसीलिए इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हमें इसमें एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं। आ रहा है ये फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट